Welcome to our YouTube channel. My name is Durgesh Misra and I am going to teach you physics of class 10th because of board exam in December. तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस एंड जितना बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है वही कंटेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे. आप ये मैं श्योरिटी आपको देता हूँ कि अगर आप इस पोर्शन को रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट. जो लेसन है वो स्टार्ट हम कर रहे हैं फिजिक्स का एंड द नेम ऑफ दैट लेसन इज लाइट. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज लाइट. Then we say that it is a form of energy. As you can say that heat is also a form of energy. Electricity, that is also a form of energy. तो हम इसे कहते हैं कि ये एनर्जी का एक फॉर्म है. And you know it very well that energy cannot be created, it cannot be destroyed, but it can be converted from one form to another form. इट मीन्स एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं, बट इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं और इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. गॉट इट? ओके. तो ये तो पता हमें चल गया कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक, अब आते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पे, कुछ इसके फिनोमिना पे कि क्या चीजें हैपेंस होती हैं लाइट के साथ. तो इसी के सीक्वेंस में पहला हमारा आता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन को जानने से पहले एक दो चीजें हम और भी जान सकते हैं लाइट के बारे में. एज द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट, तो आप कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है सर? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. दूसरा आप कहते हैं प्रॉपर्टीज में इसके कि स्ट्रेट लाइन में क्या होती है, ट्रेवल करती है. चलिए, तो ये कुछ सम इसकी प्रॉपर्टीज हैं लाइट की. उसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्शन. जब बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में हम कहते क्या है कि सपोज दैट एक सरफेस है. अब सपोज दैट मान लीजिए ग्लास है, एक सरफेस हम ऐसे बोल रहे हैं, तो ये ग्लास है. ये एक ग्लास है और आपने क्या किया है, इसके नीचे यहां पे रेड पेंटॉक्साइड से आपने कोटिंग कर दी. तो जब आपने कोटिंग किया, अब ये क्या बन गया? मिरर बन गया. आपकी कोटिंग करते ही क्या बन गया? मिरर बन गया. जब इस पे कोई रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करती है, तो अब ये पहले क्या था? पहले ये ट्रांसपेरेंट था. जब तक ये इस पे कोटिंग नहीं हुई थी तब तक ये ट्रांसपेरेंट था. ट्रांसपेरेंट का मतलब आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं. बट जैसे ही आपने इस पे कोटिंग कर दिया, एक तरफ वन साइडेड कोटिंग कर दिया, तो ये क्या हो गया? एक साइड इसकी जो है ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई. ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग साइड हो गई और ये दूसरी साइड हो गई. इधर से रिफ्लेक्शन का कोई मतलब नहीं है. तो ये लाइट यहां से आती है एंड जब यहां इस सरफेस पे पड़ती है तो यहां से फिर ये ऐसे चली जाती है. यहां से फिर ये ऐसे चली जाती है. अगेन आप कहते हैं कि यहां पे सरफेस के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल होता है और ये जो रे आ रही है इसे आप कहेंगे इंसिडेंट रे. एंड दिस रे विल बी कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग रे और रिफ्लेक्टेड रे. एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मल. नॉर्मल जो है ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा. अगर सरफेस ऐसे है, सपोज दैट आपने यहां पे कोटिंग किया हुआ है एंड सरफेस ऐसे है, तो
अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो इसका जो नॉर्मल होगा वो यहां पे होगा, थोड़ा सा रिमेंबरिंग पॉइंट है। चलिए, तो आप कहते हैं कि सर जो फॉल हो रही है, फॉल होने का मतलब क्या है कि ये कहां से आ रही है, ये किसी सोर्स से आ रही है। सपोज दैट यहां पे सन है, ये किसी सोर्स से आ रही है ना, तो जो सोर्स से लाइट आ रही है इसे आप कहते हैं इंसिडेंट रे। यहां पे जो फॉल हो रहा है, जिसका इंसिडेंट हो रहा है, इसे आप कहते हैं इंसिडेंट रे। यहां से ये रिफ्लेक्ट होती है, फिर जो रे यहां से जाती है उसे आप कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, एंड इसी के परपेंडिकुलर में आपका होता है नॉर्मल। देन आप कहते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane at same point। देखिएगा फिर से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane at same point। Got it? Okay, again you say that this is incident angle and आप इसे एंगल आई से शो करते हैं, एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, बट ये ज्यादा नहीं होता, जितना ये आई का एंगल होगा उतना ही नॉर्मल से ये आर वाला एंगल होगा। इट मींस जो आई होता है, जो एंगल आई होता है, ये एंगल आर के इक्वल होता है, बराबर होता है। इट मींस इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। और ये नॉर्मल कैसा होता है, सरफेस के आपके परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब कि अगर आप यहां सरफेस ये है आपकी और ये नॉर्मल है, तो ये यहां से जो एंगल होगा आपका, ये कौन सा होगा, ये 90 डिग्री होगा। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपसे, चलिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे। यहां से क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है। सपोज दैट यहां पे गिवन है 20 डिग्री, तो आपसे उसने पूछ लिया कि आप बताइए एंगल, व्हाट विल बी एंगल आर, एंगल आर की वैल्यू क्या है। अब उसने आपको यहां पे 20 डिग्री दे दिया और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है एंगल आर। तो आप एंगल आर कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल वे। तो आप एंगल आर कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि नॉर्मल और इस सरफेस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो है 90 डिग्री। वो कितना है, वो है 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री में ये एंगल कितना है, 20 डिग्री है। ये कितना है, 20 डिग्री। तो आप यहां से कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। गॉट इट? तो आपको मिल गया क्या, एंगल आई कितना मिल गया, इज इक्वल टू 70 डिग्री। और ये आपको पता है कि जितना एंगल आई होगा उतना ही क्या होगा, एंगल आर होगा। तो यहां से आप बता सकते हैं ये भी कितना होगा, 70 डिग्री। और अगर ये भी आपसे पूछता है तो ये भी आप बता सकते हैं कि देखिए यहां भी ये 90 होगा तो 70 ये होगा, तो ये कितना होगा 20 डिग्री। तो 70 टू 20, 90 यहाँ पे हो गया और ये 90। और आपको पता है कि अगर एक प्लेन लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना बनाती है, ये बनाती है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे आता है आपका, एक नॉर्मल ऐसे आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइन की वजह से मैंने गड़बड़ कर दिया। एक लाइन यहाँ पे आती है, सपोज दैट ऐसे है, तो ये कितना बनाएगी, ये यहाँ पे एंगल जो बनाएगी 90 डिग्री, यहाँ भी कितना 90 डिग्री। चलिए, तो ये था कुछ रिफ्लेक्शन के बारे में। एंड रिफ्लेक्शन के जो दोनों लॉ हैं वो भी इसी में आपके आ गए। पहला क्या है, पहला रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है, इंसिडेंट रे का इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे का रिफ्लेक्शन पॉइंट, एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट। All lies in same plane at same point. And the second rule is the angle of incident ray and angle of reflected ray is always equal. तो जो एंगल I होता है वो एंगल R के इक्वल होता है।
यहां से आप रिफ्लेक्शन के दोनों लॉ को आपने क्या किया, कवर कर लिया। और एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपने देख लिया कि अगर यहां से इस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे पूछता है तो आप कैसे रिप्लाई देंगे। ओके चलिए, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने कवर किया। अब आते हैं कुछ टर्म्स में, जैसे मान लीजिए कि हम बात करें अगर कि रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या होती है, एंड दूसरा है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है? तो जब आप रियल इमेज की बात करते हैं तो आप इसमें कहते हैं कि व्हेन रियल लाइंस इंटरसेक्ट्स ईच अदर देन इट इज कॉल्ड रियल इमेज। द फॉर्मेशन विल बी कॉल्ड रियल इमेज। जैसे मान लीजिए कि एक रे ये है और दूसरी रे कौन सी है, ये है। अगर एक दूसरे को यहां पे कट कर रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये यहां पे क्या बनेगा आपका, यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये कैसा होगा, ये रियल होगा। एंड इमेजिनरी कैसा कब होगा, इमेजिनरी कब आप कहेंगे, जब इमेजिनरी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। तो अब यहां पे जो इमेज फॉर्म होगा ये आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे वर्चुअल या फिर इमेजिनरी कहेंगे। ठीक है, इसको आप वर्चुअल या फिर इमेजिनरी कहेंगे। ठीक है, तो जब रियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज, जब वर्चुअल लाइंस करती हैं तो वर्चुअल इमेज। अच्छा, ये किस में आता है वर्चुअल वाला, आप किस में देखेंगे, वर्चुअल वाला आप देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, एंड रियल वाला क्यों किस में दिखेंगे, आप देखेंगे कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में लास्ट जो आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे उसमें भी आपका वर्चुअल आता है। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि रियल इमेज क्या होती है एंड वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो आपने इस पोर्शन को कवर किया। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये सिंपली एक क्या है आपका, सपोज दैट ये एक ग्लास, आपने क्या किया, यहां से इसको कट कर लिया। जब यहां से आपने इसको कट कर लिया तो अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास बचा ये पोर्शन। आपने क्या कहा, आपने कहा सर ये M1 है और ये M2। तो जब ये कट नहीं हुआ था तो इसका कोई सेंटर पॉइंट रहा होगा, ये जिसे आप क्या कहते हैं, C, जिसे आप C कहते हैं। और इसका जब आप इसको यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक अब इसको ड्रॉ करेंगे तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे डायमीटर है। अगर ये इसकी हम बात करें तो यहां से यहां तक की बात आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे रेडियस है। चलिए, तो अगर हम यहां से कट कर लिया, हमने यहां से हमने इसको इंटरसेक्ट कर लिया और इंटरसेक्ट करके हमें मिला क्या, इंटरसेक्ट करके इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्टिंग जो पोर्शन है वो है आपका ये है आपका M1 और ये है आपका M2। तो इंटरसेक्टिंग जो पोर्शन आपका है वो ये है। अब यहां पे C था, इसमें देखिएगा यहां पे C था और ये क्या है, ये आपका R था, यहां से लेकर के यहां तक, और इसे आपने क्या कहा था, डायमीटर। तो जब मिरर के टर्म में आते हैं तो मिरर के टर्म में हम इस पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। एंड इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये आप इसको कहते हैं मिरर का मिड पॉइंट P। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हुई, ये हो गई आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो
एक स्पेरिकल मिरर, एक स्पेरिकल ग्लास से आपने क्या किया, इतना पोर्शन कट कर लिया, और कट करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ आउटर साइड में आपने क्या किया, उसे कोटिंग कर दी उसकी रेड पेंट ऑक्साइड से। आपने क्या किया, आपने कोटिंग कर दिया। तो कोटिंग करने के बाद अब आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कौन सी हो गई, वो इनर सरफेस क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग हो गई। अब ये जो रे ऑफ लाइट है ये इसके पार नहीं जाएगा, ठीक है, तो पार नहीं जाएगा तो फिर इसी मीडियम में आएगा, है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हुई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन हुई, ये हुई, ये इनर पोर्शन का जो इनर पोर्शन है इसका वो क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन हो गया, ठीक है। देन अगेन आप कहते हैं कि अगर आप यहीं से यहां और यहां से कट कर लें, कट करने के बाद आप इनर पोर्शन की कोटिंग कर दें, इनर पोर्शन की कोटिंग कर दें, तो कोटिंग करने के बाद ये जो बाहर की सरफेस है, ये सरफेस अब क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ये सरफेस क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, ठीक है। मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाए। अब ये बाहर का सरफेस क्या हुआ, तो टोटली रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ सरफेस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके कोटिंग पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप इनर साइड में कोटिंग कर रहे हैं तो आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अगर आप आउटर साइड में कोटिंग कर रहे हैं तो जो इनर साइड की सरफेस है वो क्या हो गई, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ओके, तो जब इस तरह, अब यही हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जब इस तरह की चीजें होती हैं कि हम आउटर साइड की कोटिंग करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इसका शेप जो है ये थोड़ा सा केव टाइप का बनता है। कैसा बनता है, केव टाइप का बनता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। एंड इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो पहले वन बाय वन हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। तो कॉनकेव मिरर आपने देख ही लिया, कॉनकेव मिरर बना कैसा, बना कैसे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर से, और इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया कि इमेज का जो फॉर्मेशन, इमेज की जो साइज है वो ऐसे है, स्मॉलर है, एंड जो इसका नेचर ऑफ इमेज है वो ऐसा है, तो फिर बताइए कि इसकी पोजीशन क्या है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये पहले पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है, किससे, बाय कॉनकेव मिरर। तो आप यहां देखिए, अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो सपोज दैट ये आपका कॉनकेव मिरर है एंड आपने इस पे कोटिंग कर रखी है, ठीक है। ये आपका M1 है, ये M2 है, मिरर का ये इंटरसेक्टिंग पहला पोर्शन M1 हमने मान लिया है, दूसरा M2। ये पोल है P, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो हमारा C कहाँ पे होगा, C यहाँ कहीं होगा, F कहाँ पे होगा, F यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन है। 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन में पहला जो इमेज फॉर्मेशन है वो है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, बहुत दूरी पे हो, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसमें हम पहला पढ़ते हैं। हाँ, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रूल जान लेते हैं, कि रूल्स फॉर image formation, इमेज फॉर्मेशन का जो रूल है वो सिंपली 3 to 4 रूल्स हैं। आप इनको अगर याद कर लेंगे तो इमेज फॉर्मेशन करने में आपको आसानी होगी। जो पहला रूल है इमेज फॉर्मेशन का वो ये है
कि ये सपोज दैट आपका एक मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फर्स्ट रूल क्या है कि इफ अ रे ऑफ लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर इट गोज फ्रॉम फोकस। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर वो कहां से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के आती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कॉनकेव मिरर ये कहां से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मतलब अगर ऐसे आ रही है, इस तरह से पैरेलल में आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। बट अगर ये प्रिंसिपल फोकस से होकर ही आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल में हो जाएगी। ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरे में हम जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ये कोटिंग करके, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आती है, यहां मान लीजिए फोकस है आपका, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर ये इसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। अब इसका रीजन क्या है, इसका एक बहुत ही खूबसूरत रीजन है। ठीक है, इसका बहुत ही खूबसूरत रीजन है। क्या रीजन है कि ये जो मिरर है ना, इस मिरर का ये कहीं ना कहीं नॉर्मल है। देखिएगा, ये मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का है, ठीक है, तो इस सपोज दैट इस पॉइंट की अगर आप बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इसका परपेंडिकुलर कहां पे होगा, ऐसे ही होगा। तो भाई जो आप जानते हैं कि नॉर्मल फॉलिंग जिस रे की होती है वो उसी पाथ में रिटर्न होके वापस चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, उसी पाथ में वापस रिटर्न हो जाती है। तो इसके रिटर्न होने का रीजन क्या, बहुत ही खूबसूरत रीजन है। वो रीजन ये है कि ये इस सरफेस का ये नॉर्मल होता है। ठीक है, मैं इसकी बात करूं तो ये नॉर्मल इस सरफेस का नहीं है। अगर मैं ऐसे लेके आता हूं रे को तो इसका ये नॉर्मल नहीं है, इसका नॉर्मल तो यहां पे होगा। तो अगर ऐसे कोई रे जाती है तो फिर रिटर्न होके ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, तो इसका बहुत ही खूबसूरत रीजन है कि ये नॉर्मल से जाती है, ये नॉर्मल पे आती है, इसलिए यहां से रिटर्न होके फिर चली जाती है। तो इसका हमने रीजन देख लिया। इसके बाद जो थर्ड रूल इसका है, जो थर्ड रूल इसका है वो ये है कि अगर ये आपका एक स्फेरिकल या कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्ट इसके पोल पे आती है, ये है पोल। पोल आप जानते हैं कि जो मिरर आपने ले रखा है उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, पोल है। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे आती है, ठीक है, अब देखिए ये जो मिरर आपका है, इस मिरर का ये इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इसका नॉर्मल कैसे होगा, इसका नॉर्मल ये होगा। ठीक है, इसका नॉर्मल ये होगा। तो एक रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है तो फिर नॉर्मल से जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, है ना। तो ये चीज यहां भी होगा, ये जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे क्या होगा, फिर ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर। तो ये हमने, ये रूल्स कुछ हैं, कुछ बेसिक रूल्स हैं जिनको लेकर के हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली हम लोग किस पे, इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है
और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। 6 टाइप से इमेज फॉर्मेशन में जो पहला इमेज फॉर्मेशन है वो तब का है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो, when object is at infinite। जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे, बहुत दूर हो, हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहां पे है। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं। मान लीजिए कि सोर्स जो आपका है जहां से लाइट आ रही है वो कहां है, बहुत दूर है, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट कहां से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी रे ऑफ लाइट आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर के जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक रे ऑफ लाइट ये है, मान लीजिए सोर्स आपका बहुत दूर है, तो सोर्स तो यहां तो होगा नहीं, मान लीजिए सोर्स पूरा कवर करेगा, तो यहां से बहुत सारी रे ऑफ लाइट आएंगी, यहां से बहुत सारी रेज आएंगे। तो यहां से जो रे ऑफ लाइट आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी यहीं से जाएगी, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी फोकस से होकर के जाएगी। भाई जब ये जा रहा है तो ये भी जाएगी, क्यों, क्योंकि पैरेलल में सेम प्रॉपर्टी दोनों की है। ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, इमेज फॉर्मेशन हुआ प्रिंसिपल फोकस पे। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, फॉर्मेशन कहां हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे है, एट एफ, प्रिंसिपल फोकस। दूसरा आप क्या लिखेंगे, इमेज की साइज कैसी है, साइज कैसी है, पॉइंट साइज है, तो आप लिखिए पॉइंट साइज है। थर्ड आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, थर्ड लिख सकते हैं आप कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा है, रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि रियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां पे रियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, रियल होता है। तो रियल हो गया। फोर्थ पॉइंट आप कैसे लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे कि ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड होगा। अब ये पॉइंट साइज है तो आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि सर ये इन्वर्टेड कैसे आप बोल दे रहे हैं, कि ये उल्टा है, ये आप कैसे बोल दे रहे हैं। ठीक है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले, जब थोड़ी देर बाद, अभी जब आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आपका क्लोजर आता जाएगा इमेज के, वैसे वैसे आप देखेंगे ये कैसे 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 आपका इन्वर्टेड हुआ है। ठीक है। चलिए, तो पहला हो गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। दूसरा, दूसरा देखिए, दूसरा है, अब देखिए ऑब्जेक्ट जो आपका सोर्स है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे इमेज के क्लोजर आता चला जाएगा। इमेज आपका यहां पे है, इमेज आपका यहां पे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है, ये फोकस है। अभी थोड़ा सा हाथ फिट नहीं हुआ है बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अभी ऑब्जेक्ट कहां पे था, व्हेन ऑब्जेक्ट वाज एट इनफाइनाइट, इंफिनिटी पे था, बहुत दूर था। अभी ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लोजर आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट आपका जो है पता चल गया कि यहां कहीं है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज, यहां लिखेंगे आप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज between infinite and C। जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे है, इनफाइनाइट और C के बीच में। अब क्या होगा, अब एक रे ऑफ लाइट यहां से आएगी पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगी। तो ये तो आपको पता चल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो भी लाइन आएगी वो कहां से, रिफ्लेक्शन के बाद होकर कहां से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। सिंपल है। अब दूसरा रूल आपने क्या पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो ये अपने पाथ पे ही वापस लौट जाती है, रिटर्न हो जाती है, बैक हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ये जो है ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता क्या है? ये होता है नॉर्मल। क्या होता है? नॉर्मल होता है। और नॉर्मल पे जो भी रे ऑफ लाइट पड़ती है वो उसी पाथ पे रिटर्न हो जाती है। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ? सी और एफ के बीच में। कहां हुआ? सी और एफ के बीच में। तो पहला लिखेंगे आप, फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ इमेज कहां है? बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? साइज कैसा है? कैसा है? तो आप लिखेंगे डिमिनिश्ड, या फिर आप लिख सकते हैं इसमें लेस देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट आप क्या बताएंगे? रियल है कि इन्वर्टेड, रियल है कि वर्चुअल है? तो आप लिखेंगे रियल है। क्यों? क्योंकि रियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड कैसे है? यहां ये ए बी है ना, और यहां ये ए बी है, और यहां कैसा आपको मिल रहा है? यहां पे ए बी, यहां पे मिल रहा है ए डैश बी डैश, ये आपको अपोजिट मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? इन्वर्टेड है। ये दूसरा आपका कवर हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। अब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे किधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा, धीरे धीरे इधर बढ़ेगा, और आप देखेंगे कि जो इमेज है ना, इमेज का फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे इधर बढ़ेगा। तो जब ऑब्जेक्ट क्लोजर आता है इमेज के, तो इसके मिरर के आता है, तो आपका जो इमेज है वो इससे क्या होता है? दूर होता चला जाता है। ठीक है, और आपका जो इमेज का साइज है वो भी क्या होता जाता है? वो ग्रेटर होता चला जाता है। पहले एफ पे था तो कैसा था? पॉइंट साइज था। अभी देखिए कितना बड़ा हुआ है, यहाँ इतना बड़ा हो गया, अभी यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा, अभी फिर आएगा तो यहाँ पे और बड़ा हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट पे जाके बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, आपको रिमेंबरिंग पॉइंट है कि जैसे जैसे इमेज के क्लोजर, जैसे जैसे मिरर के क्लोजर आता है ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे उसकी साइज इमेज की क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, तो हो गया। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा? सी पे आएगा। चलिए, अब ऑब्जेक्ट कहां हमारा आएगा? इमेज फॉर्मेशन भाई, हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है, ये हमारा मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये क्या है? प्रिंसिपल फोकस है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट है कहां पे? ऑब्जेक्ट है सी पे। तो आपने रूल पढ़ा है कि एक रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? कहां से होकर के जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरा रूल आपने पढ़ा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, आपने पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद इसके पैरेलल होकर जाती है। तो यहां से भी वही चीज होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये थोड़ा सा सही नहीं बना हमसे, ये इमेज फॉर्मेशन यहां पे होगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन यहां पे होगा, इस पॉइंट पे। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं? इसमें आप क्या लिखेंगे? इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ? पहला पॉइंट एट सी। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट, जो उसका साइज है सेम एज ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या लिखेंगे? रियल। एंड फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे, अब देखिए जो इमेज का साइज है वो इसके इक्वल हो गया, ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल हो गया। जैसे जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो
मिरर के क्लोजर आ रहा है वैसे वैसे हमारा जो इमेज का साइज है क्या हो रहा है, ये बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा, अब देखिए इसको हम और आगे लेके चलते हैं, और आगे लेके चलेंगे तो कहां लेके चलेंगे, सी और एफ के बीच में लेके आएंगे। चलिए तो इसको इरेज करते हैं यहां से। इज बिटवीन सी एंड एफ, ये एफ है और ये क्या है, सी है, और आपने रखा कहाँ इसको, आपने रखा सी और एफ के बीच में। तो एक रे ऑफ लाइट फिर आएगी पैरेलल, तो कहाँ से होकर के जाएगी, सेम पुरानी वाली बात, पुरानी कहानी, एफ से होकर के जाएगी। फिर दूसरा, ये एफ से अगर होकर के आएगी तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, यहाँ पे कहीं हुआ, बियॉन्ड सी हुआ, सी से दूर हुआ, बियॉन्ड सी हुआ। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से दूर हुआ। इसके पहले सी पे हुआ था, उसके पहले सी और एफ के बीच में हुआ था, उसके पहले एफ पे हुआ था। अब देख रहे हैं आप धीरे धीरे कहाँ हो जा रहा है, धीरे धीरे ये इधर दूर जा रहा है, ठीक है, और ये धीरे धीरे क्लोजर हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लोजर हो रहा है और इमेज कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे दूर जा रहा है। बियॉन्ड सी हो गया। साइज क्या है, साइज क्या है, लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। थर्ड क्या है, सेम, ये सिमिलर है, रियल, एंड लास्ट क्या है, इन्वर्टेड। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, अब देखिए यहां तक भी हो गया। अब हम इमेज को, अब हम ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाएंगे और कहां पे लेके आएंगे, एफ पे लेकर के आएंगे। चलिए तो ऑब्जेक्ट इज एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां पे है, एफ पे है, ये हमारा सी है। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, हमने रखा एफ पे। तो अब फिर वही सेम पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है, पैरेलल में आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर ये कहां से होकर के जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, फोकस से होकर के। दूसरा रूल यहां पे जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के देखा था, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी तो आप एक चीज देखेंगे, हाँ ऐसे जाएगी तो आप एक चीज देखेंगे यहां पे, कि ये आगे जाकर के, बहुत आगे जाकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी, बहुत आगे जाकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगी। ये कहां करेगी ये हमें नहीं पता, कहां पे लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, आई डोंट नो एंड यू ऑल्सो डोंट नो। सो हम कहते हैं कि जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो कहां पे होगा, एट इनफाइनाइट। सेकंड हम क्या कहेंगे, सेकंड क्या कहेंगे, साइज, साइज पूछ रहा है, साइज कैसी है, तो बहुत बड़ी है, ठीक है, हाईली लार्ज्ड कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, हाईली लार्ज्ड। चलिए फिर तीसरा रियल, एंड लास्ट इन्वर्टेड। ये आप देख रहे हैं कि ये रियल और इन्वर्टेड ये दोनों चीजें लगभग सिमिलर सब में आ रही है, सभी रूल्स में आ रही है। तो दो चीज याद कर लीजिए पहले कि रियल और इन्वर्टेड। अब देखिए यहां भी ऑब्जेक्ट आ गया, अब ऑब्जेक्ट को और आगे लेके आएंगे और रखेंगे कहां, पी और एफ के बीच में, यहां पे रखेंगे। चलिए when object is
बिटवीन एफ एंड पी नहीं कहेंगे, पी एंड एफ कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो कहीं ना कहीं कहाँ है, इन दोनों के बीच में, यहां पे। अब क्या होगा, अब देखिएगा ध्यान से कि हमने थर्ड रूल में पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस पी पर आती है, पी पर इंसिडेंट होती है, फॉल होती है, तो जितने एंगल पे यहां पे आती है, इंसिडेंट एंगल जितना होगा इसका, उतने ही एंगल पे यहां से क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब जितने एंगल पे ये इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कह दिया कि जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे क्या हो जाती है, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्शन के बाद हम क्या देखते हैं हम ये देखते हैं रिफ्लेक्शन के बाद हम ये देखते हैं कि जो दूसरी रे है, सपोज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती। तो अब हम ये देख रहे हैं कि यहां से जो रे आ रही है, ये देखिए, ये इस साइड में बहुत दूर जा रही है, इस साइड में ये बहुत दूर जा रही है, और ये जो है ना, ये इस साइड में बहुत दूर जा रही है। कहने का मतलब है कि जो रे जा रही है वो कहीं ना कहीं एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। तो आगे जाके आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे। दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, एट एनीवेयर। तो कहीं पे भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी रेज। ठीक है, तो अब इसी कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। क्यों, अब देखिए, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं। सपोज दैट एक लाइन है जो हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको भी ऐसे यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये वर्चुअल लाइंस हैं। ये लाइंस कैसी हैं, वर्चुअल हैं। तो वर्चुअल लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, वो भी वर्चुअल होगा। ये मैंने पहले ही आपको बताया था। अगर रियल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो रियल होता, अगर वर्चुअल लाइंस कर रही है तो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। सिंपल है। ओके, तो आप यहां से कह सकते हैं कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसा हो रहा है, वो वर्चुअल हो रहा है। ठीक है, और कहां पे हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है। कहां हो रहा है, बिहाइंड द मिरर हो रहा है। कैसा हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है। यही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। इसके अलावा सारी कंडीशन में इन्वर्टेड एंड रियल बनता है। तो कॉन्केव मिरर में हमें एक कंडीशन ये ध्यान देनी है, और इसी कंडीशन से क्वेश्चन हमसे वो पूछ सकता है। ठीक है, तो जहां पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, जहां पे थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वहीं से क्वेश्चन हमारा ज्यादा बनता है। तो यहां से भी आप लिख लीजिए, यहां से भी आप लिख सकते हैं कि पोजीशन कहां है, बिहाइंड द मिरर। पोजीशन कहां है, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसी है, लार्जर है। ठीक है, और उसके अलावा वर्चुअल बन रहा है, और कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो अब ये हमारा फिनिश हुआ। कौन सा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर के बाद अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका कैसा होता है, इस तरह से होता है, एंड इनर साइड में कोटिंग की गई होती है इस पे।
ठीक है, इसको आप P कहेंगे, यहां पे F है और यहां पे C है। देखिए इमेज फॉर्मेशन वाइज जब आप कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं तो मात्र इसमें ओनली 2 कंडीशंस हैं, 2 ही चीजें हैं, 2 ही टाइप से इमेज फॉर्मेशन होगा इसमें। पहला जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और P के बीच में कहीं पे भी हो, इनफाइनाइट और P के बीच में कहीं पर भी हो, उस कंडीशन में हम पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला हम जानते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगी। देखिए इसमें आप इसको थोड़ा सा अज्यूम करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो सेम ऐसे ही आप इसमें भी कह सकते हैं, यहां से भी, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो रिफ्लेक्शन के बाद रेज जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं दूसरे को, वहीं पे तो इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, F पे हुआ। कैसा हुआ, पॉइंट साइज हुआ। ठीक है, रियल हुआ कि वर्चुअल हुआ, तो वर्चुअल हुआ सर। क्यों, क्योंकि वर्चुअल लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और इसमें आप उसमें कॉन्केव मिरर में आप कहते थे कि उसमें कैसा बनता था, उसमें इन्वर्टेड बनता था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर इसमें कैसा बन रहा है, इसमें आपका बनेगा इरेक्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट आपका है एट F, इमेज फॉर्मेशन एट F। दूसरा, अच्छा इसमें कंडीशन क्या थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इसमें कंडीशन क्या थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, इसमें कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। जब ऑब्जेक्ट कहां पे है, इनफाइनाइट है, उस कंडीशन में यहां कहां बन रहा है, F पे बन रहा है। और आपने यही चीज कॉन्केव मिरर में भी देखा था कि जब ऑब्जेक्ट कहां थी, इनफाइनाइट पे थी, तो इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा था, F पे हो रहा था, एट प्रिंसिपल फोकस हो रहा था। ठीक है, सेम चीज इसमें भी हो रहा है। तो रूल्स वही हैं, इमेज फॉर्मेशन के टाइप्स वही हैं, इसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजिंग नहीं हुई है। बस आपको थोड़ा सा रेज को सही तरीके से आपको प्लेस करना होगा। तो हम इसमें लिखते हैं, फर्स्ट कहां हुआ, एट F, एंड सेकेंड साइज हाईली डिमिनिस्ड को आप एक और नाम से जानते हैं, और वो है आपका हाईली डिमिनिस्ड, या फिर आप इसे कहेंगे पॉइंट साइज, या फिर इसे आप और क्या कह सकते हैं, पॉइंट साइज। इसके बाद थर्ड ये बनेगा वर्चुअल, एंड द लास्ट पॉइंट इज, ये कैसा होगा, इरेक्ट। ठीक है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा, मतलब जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो ऐसे सीधा होगा। और कॉन्केव मिरर में कैसा होता था, वो उसमें इन्वर्टेड होता था, उल्टा होता था। चलिए, तो ये आपने इसमें देख लिया पहली कंडीशन में। तो पहली कंडीशन आपने देख ली, पहली कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुआ, पोजीशन F पे, कैसा बना, पॉइंट साइज। और क्या आपने पढ़ा, नेचर, आपने देखा कि वर्चुअल बना, और क्या देखा आपने, इरेक्ट बना। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज, सेकंड पोजीशन इसकी क्या है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर between इनफाइनाइट एंड P। तो इनफाइनाइट और P के बीच में कहीं भी होगी ऑब्जेक्ट आपकी, तो इमेज फॉर्मेशन इसमें एक ही टाइप से बनेगा, एक ही टाइप का बनेगा।
ठीक है, कहीं पे भी। ये इसमें बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद चीज है कि हमें बहुत ज्यादा इसमें याद नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें दूसरे टाइप में ये बहुत ही सिंपल है कि कहीं पे भी हो वो इमेज फॉर्मेशन जो है ना वो एक ही टाइप से बनेगा। चलिए, तो पहला हमने क्या देखा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट कैसे बनेगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से होकर के जाती है, सपोज दैट ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे है, तो ये जाती है एफ से, ठीक है। और दूसरा हम जानते हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाता है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पे रिटर्न हो जाता है। तो ये कट कहां पे हुआ, कट कहां हुआ, इस पॉइंट पे कट हुआ। इमेज फॉर्मेशन कहां हुआ, पोल और एफ के बीच में, बिटवीन पोल एंड एफ। तो अब यहां पे आप लिखेंगे पोजीशन पहला बिटवीन पी एंड एफ। अब ये ऑब्जेक्ट ना आप कहीं पे भी रख दीजिए, कहीं पे रख दीजिए, ये आप इसको और क्लोजर लेके आइए, और क्लोजर लेके आइए, और क्लोजर लेके आइए, हाँ और क्लोजर लेके आइए। तो आप कहीं पे इन दोनों के बीच में कहीं भी रखेंगे, जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो यहीं पे होगा। कहां पे होगा, यहीं पे होगा। इमेज फॉर्मेशन इसी के बीच में होगा, इसी के बीच में होगा। मतलब आपका इमेज जो फॉर्मेशन है एफ और पी के बीच में ही होगा। आप इसको कहीं पे लेके जाइए, ठीक है। तो ये आपका था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सबसे फायदे वाली बात यह है कि हमें दो ही टाइप से इमेज फॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, इनफाइनाइट पे हो, और दूसरा कैसे पढ़ना पड़ता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट और पी के बीच में कहीं पे भी रखा हो तो एक ही टाइप से हमारा इमेज फॉर्मेशन बनेगा, होगा। चलिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जब हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम पे साइन कन्वेंशन का हमें बहुत यूज पड़ता है, बहुत ही यूज हमें इसका करना पड़ता है। तो सपोज दैट कि आप बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में आउटर साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। आउटर साइड क्या होती है, पॉलिश्ड होती है। आउटर साइड पॉलिश्ड होती है, ठीक है। तो अगर हम एक लाइन यहां से ड्रॉ करें और एक लाइन यहां से ड्रॉ करें तो ध्यान से देखिएगा कि इस पॉइंट के ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इस पॉइंट के लेफ्ट में जब भी हम आते हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट में जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस किस में होगी, माइनस में होगी। और इस पॉइंट के राइट में जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस किस में होगी, प्लस में होगी। एंड जब हम अपर में जाएंगे, जब हम ऊपर मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, प्लस में। फिर नीचे जब मेजर करेंगे तो किस में मेजर करेंगे, माइनस में, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में समझिएगा, अगर आप इसको इस पॉइंट को समझ गए तो आपको न्यूमेरिकल में बहुत आसानी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम न्यूमेरिकल में नहीं होगी। तो जब इस पॉइंट से हम लेफ्ट में जाते हैं, लेफ्ट में मेजर करेंगे तो माइनस में होगी डिस्टेंस, जब इसके राइट में मेजर करेंगे तो प्लस में, एबव में जाएंगे तो प्लस में, और नीचे जाएंगे तो फिर माइनस में। जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में यू हमारा किधर होता है, यू हमारा ये पी होता है हमारा ना, ये यू हमारा जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में होता है। मतलब हम यू कहां रख रहे थे, एक बार हम यू यहां रखे थे, फिर यू यहां रखे थे हम, फिर यहां पे रख रहे थे, फिर यहां पे रख रहे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें पोल से जो डिस्टेंसेस जितनी मेजर की जाती हैं सारी की सारी पोल से मेजर की जाती हैं। तो जब भी आप पोल के लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस में होगा,
और जब राइट साइड में जाएंगे तो प्लस से होगा। तो जब u की बात आप करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वो पोल के लेफ्ट में होता है, तो ऑलवेज किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है। उसके बाद जब आप राइट साइड की बात करेंगे, जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर में देखा कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था वो किधर हो रहा था, इधर साइड में हो रहा था, है ना। तो फिर आप उसको किस में मेजर करेंगे, आप उसको प्लस में मेजर करेंगे। आप हाइट की बात करेंगे, ऊपर साइड में जाएंगे तो प्लस में, फिर नीचे की बात करेंगे तो माइनस में। ठीक है, तो ये हमारा है कुछ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद, साइन कन्वेंशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ and radius of curvature। ठीक है, जो कि फॉर्मूला आपका होता है F इज इक्वल टू R बाई 2। F इज इक्वल टू R बाई 2, जहां पे F क्या है, फोकल लेंथ, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपने देखा भी था कि जो F होता है आपका, जो F होता है यहाँ पे होता है, और ये आपका C था। तो अगर इसको एक हम पूरा ऐसे मान लें, तो ये जो F होता है ये इस C का हाफ होता है। तो मतलब यहां से लेकर के यहां तक क्या है, R है। तो फिर यहां से यहां तक क्या होगा, F क्या होगा, इस R का हाफ होगा ना। देखिए ये R पूरा है, तो ये इसका हाफ है, तो क्या हो जाएगा, R बाई 2। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो कभी कभी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे करके फोकस पूछ लेता है, बट कभी कभी आपको फोकल लेंथ भी दे करके आपसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर आपको फोकल लेंथ दे करके रेडियस पूछा है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ। इसका मल्टीप्लाई आप क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अगर आपको देता है R और आपसे पूछता है F, तो सिंपली आप रख सकते हैं यहाँ पे R की वैल्यू रख दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आपको मिल गया F। और अगर आपसे पूछता है R, तो R को यहीं रहने दीजिए, आप रखिए वैल्यू F की और इसको आप इधर ट्रांसफर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा किसका, R का। ये बहुत लंबी टॉपिक नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। अब इस बार ऑप्शनल MCQ टाइप का है, तो मे भी छोटे छोटे क्वेश्चन इन सारे टॉपिक को कवर करके दे सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी में कवर कर रहे हैं। जल्दी में कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली में आप जल्दी में आपका एग्जाम है, शायद 2 दिसंबर को है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी टॉपिक्स को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं फास्ट रिवीजन मोड में हम लोग हैं, जो हमने पढ़ रखा है उसी को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वो थोड़ा सा हम बता रहे हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। इसमें पहले तो डेरिवेशन आता था, लेकिन अब डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन करके इसको निकाला जाता था, फॉर्मूला कहां से आया। अब इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन दे देगा और आपको डायरेक्ट आंसर फाइंड करना होगा। इसमें समझ लीजिए क्या 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 है। ठीक है, ये आपका u क्या है, u आपका है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस। और सभी डिस्टेंस आप मेजर कहां से करते हैं, p से करते हैं, पोल से करते हैं। ठीक है, और f को तो आप पहचान रहे हैं, ये क्या है, फोकल लेंथ। ये क्या है, फोकल लेंथ। तो सिंपली आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके आप क्या करेंगे, आंसर ला देंगे। इसमें करता क्या है, सुनिएगा, इसमें करता क्या है कि आपको R की वैल्यू दे देगा। जैसे मैंने अभी आपको F इज इक्वल टू R बाई 2 बताया, आपको R की वैल्यू दे देगा,
आपको v की वैल्यू दे देगा, फिर आपसे u पूछ लेगा, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए यहां तो एफ यू वी है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? तो फिर इस r से आप क्या निकालेंगे? f निकालेंगे। इस r से आप क्या निकालेंगे? f निकालेंगे। कैसे? आप जानते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2। तो यहां से फिर आपको f मिल गया। अब f मिल गया आपको और v आपको गिवन है, तो f और v मिल गया तो आप u निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं? इजिली आप क्या कर सकते हैं? यहां से u निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए इसमें जो खासकर मेंशन करने वाली बात है वो ये है कि कितनी प्रॉपरली तरीके से आप u की वैल्यू पुट कर पाते हैं विथ साइन, v की वैल्यू पुट कर पाते हैं विथ साइन। अब देखना है कि कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। ठीक है, जिस मिरर की बात कर रहा होगा उस मिरर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? u की वैल्यू एंड v की वैल्यू पुट करेंगे या फिर f की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने साइन कन्वेंशन में पढ़ा, अगर आपको पोल से लेफ्ट जाना है तो माइनस में लेंगे, माइनस में कंसीडर करेंगे। अगर आपको पोल के राइट में जाना है तो फिर किस में कंसीडर करेंगे? प्लस में कंसीडर करेंगे। पोल से अगर आपको अपर साइड में जाना है तो फिर आप प्लस में, नीचे जाना है डाउन साइड में तो डाउनवर्ड साइड में तो फिर माइनस में कंसीडर करेंगे। ये पहले आपको पहचानना है, पहले आपको ये जानना है, यू हैव टू नो दिस दैट कि आपसे वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, मिरर कौन सा है, हमें किस तरफ जाना है, कौन सी लेंथ को मेजर करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप साइन कन्वेंशन पुट कर सकते हैं, साइन को आप उसी के अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। चलिए, तो यहां से हम कोशिश करेंगे कि आपको न्यूमेरिकल वगैरह भी सॉल्व करवा दें। चलिए, इसके बाद आपका आता है, नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन क्या है पहले आप ये समझिए। जैसे किसी चीज के रिस्पेक्ट में किसी चीज का किसी चीज को कंपेयर करना है ना। जैसे आप कह रहे थे कि सर जो इमेज है इसकी साइज जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो अब इंक्रीज तो हो रही है, ये तो फर्स्ट आपने बता दिया। मैं आपसे पूछूं कि कितनी इंक्रीज हो रही है ना। मान लो कि इमेज की मान लो सपोज दैट कि ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ दे दिया, 5 सेंटीमीटर दे दिया, और फोकल लेंथ कुछ दे दिया, फिर आपसे पूछ लिया यू दे दिया, वी दे दिया, फिर आपसे पूछ लिया कि बताइए वी क्या होगा। वी नहीं दिया, वी पूछ लिया, इमेज की साइज पूछ लिया आपसे। ठीक है, कि बताइए कि जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है उसकी साइज क्या है। तो अब ये जो साइज आपसे पूछ रहा है, एक तरह से यही आपसे मैग्निफिकेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, मैग्निफिकेंट हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, क्या क्या हुआ, कितना हुआ, क्वांटिटी में क्या हुआ, वो उसकी बात वो आपसे कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये आई क्या है? आई इमेज के बारे में पूछ रहा है, इमेज, हाइट ऑफ इमेज, यहां से लिखेंगे हाइट ऑफ इमेज, और फिर आपसे यू ओ की बात कर रहा है, तो ओ क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता चल जाए तो आप बता सकते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होगा। ठीक है, m की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपको v दिया है, u दिया है, o दिया है, तो यहां से आप i फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको v दिया है, u दिया है और i दिया है, तो यहां से आप o फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप o फाइंड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 4 अननोन क्वांटिटीज हैं, इसमें से 3 की वैल्यू आपको पता है, तो आप 4 की वैल्यू क्या कर सकते हैं? पॉइंट कर सकते हैं। फोर्थ की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ
लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि सपोज दैट ये एक ग्लास है और ये बाहर का मीडियम, ये नॉर्मल है, ये एक ग्लास है, ग्लास का जो मीडियम है उसे आप कहते हैं डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और जो बाहर का मीडियम है इसे आप कहते हैं रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। तो हमने क्या देखा अभी तक? अभी तक हमने रिफ्लेक्शन में देखा कि अगर मीडियम सेम है तो लाइट की जो रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है, उसी मीडियम में क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होगा? मीडियम चेंज होगा। पहला मीडियम है रेयरर, जिसे आप कहते हैं कि सर ये एयर का मीडियम भी है, एयर आप कहते हैं एयर का मीडियम है, और ये डेंसर है, तो डेंसर में आप कहते हैं कि ये कौन सा मीडियम है? ये डेंसर है। ये ग्लास का है, अंदर वाला मीडियम क्या है? सेकेंड वाला ग्लास का है, तो ये डेंसर मीडियम है। और लाइट के बारे में जब हमने ऑब्जर्वेशन किया तो हमने देखा कि मीडियम के चेंज होने के साथ साथ जो लाइट की स्पीड है उसमें भी चेंजिंग हो रही है, ठीक है, जो लाइट का पाथ है उसमें भी चेंजिंग हो रही है। तो हमने क्या देखा कि जब लाइट की रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो भाई इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना तो ऐसे चाहिए था ना, बट ये यहां पे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मीडियम चेंज हुआ। अगर मीडियम नहीं चेंज हुआ होता तो ये बेंड इसकी तरफ नहीं होती, ठीक है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अपने पाथ पे न जाके, अपने पाथ पे, जिस पाथ पे इसको जाना चाहिए था उस पाथ पे न जाके ये नॉर्मल की तरफ क्या हो गई? बेंड हो गई, ठीक है। बट अगर हम आगे की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे की बात करें, अगर हम आगे की बात करें तो यही रे यहां से आकर के जब ये यहां से बाहर निकलती है, मींस डेंसर टू रेयरर आती है। पहले क्या हुआ? रेयरर टू डेंसर आई तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, and after that when it goes from denser to rarer medium it will go away from normal। अब देखिए ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी? ये दूर भागेगी, अवे जाएगी, ठीक है। मतलब रेयर टू डेंसर आई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इसको जाना ऐसे चाहिए था, है ना, ये बेंड होके ऐसे जा रही है। अब ये डेंसर मीडियम में है, अब ये डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। डेंसर मीडियम से जब ये रेयर मीडियम में जाएगी तो फिर ये क्या होगी? ये नॉर्मल से, इस नॉर्मल से क्या होगी? अवे भागेगी, दूर जाएगी, है ना। आप देख रहे हैं कि मीडियम के चेंज होने के साथ साथ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन मीडियम हमारी जो लाइट की रे है वो क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, अपने पाथ को चेंज कर रही है। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी ये जो है ना, अभी ये जो रे ऑफ लाइट यहां से जा रही है डेंसर टू रेयर, ये इसी के इक्वल हो गई, सेम, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या कहते हैं? इसके बाद का जो टॉपिक है आपका वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो है आपका लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि इंसिडेंट रे का इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे का रिफ्रैक्टेड पॉइंट, रिफ्रैक्शन पॉइंट या रिफ्रैक्टेड पॉइंट एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। जैसे आपने उसमें कहा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन एट सेम पॉइंट, तो वही चीज आप सेम इसमें भी कह रहे हैं कि बस आप रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे रिफ्रैक्टेड रे यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस यही थोड़ा सा माइनर चेंज हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे की जगह पे रिफ्रैक्टेड रे आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद
जो फर्स्ट रूल है वो आपका है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल पॉइंट। all lies in same plane, same plane, at same point कर सकते हैं, at same point। तो ये आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे है और ये कौन सी रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है। तो तीनों का जो पॉइंट है वो कहां पे है, यहां पे है, सेम प्लेन एंड एट सेम पॉइंट। ठीक है, अब इसका जो सेकेंड लॉ है, ये तो सिमिलर मान लीजिए है, इसका जो सेकेंड लॉ है वो आपका है इंसिडेंट रे का जो साइन है, इंसिडेंट रे का साइन एंड रिफ्रैक्टेड रे का साइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, वन, जैसे आप कहते हैं कि 1 और 2 आप नेमिंग करते हैं, इसमें आप कहते हैं कि सेकंड की बात करते हैं, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, और इसी को आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, आप जब भी बात करेंगे तो आप बात करेंगे, अभी आप इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी यहीं से आप सारी चीजें उसमें बताएंगे। तो इसमें आप बोलेंगे कि सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, और इसमें आप बोलेंगे साइन आई एंड साइन आर, मतलब इंसिडेंट रे का जो साइन होता है वो और साइन आर, रिफ्रैक्टेड रे का साइन आर, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। इन दोनों का रेशियो क्या होता है, एक कांस्टेंट हमें मिलता है, जिसे आप किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। ठीक है, और इसी को आप क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हमारा आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें आपने देख लिया कि इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन था, इन दोनों का रेशियो क्या हमें मिला, एक कांस्टेंट हमें मिलता है। ठीक है, तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट के रिस्पेक्ट में अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम इस टाइप के फॉर्मूले का यूज करेंगे, और ये हमारा किस में आता है, स्नेल्स लॉ में आता है। ठीक है, मींस इफ यू हैव टू फाइंड refractive index of second medium with respect to first medium, then you will use this formula, sin I upon sin R is equal to, ये क्या है, इंसिडेंट एंगल का I है, इंसिडेंट एंगल का साइन, एंड ये क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन है। इन दोनों का जो रेशियो होगा ये क्या होगा हमारा, ये n होता है, ये कांस्टेंट होता है n। ठीक है, और इससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं सेकंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। कैसे, देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में है क्या। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले आप समझिए कि लाइट की जो स्पीड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही है, जो लाइट है, लाइट की जो रेज हैं वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रही हैं तो आप देख रहे हैं कि उनकी स्पीड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उनकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि वैक्यूम में आप कह रहे हैं कि वैक्यूम या फिर एयर में लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि लाइट वैक्यूम से या फिर एयर से किस में जा रही है, डेंसर में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो फिर आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, लेस हो जाती है। ये जो
लाइट की स्पीड में वेरिएशन है, ये जो चेंजिंग है, ये जो डिफरेंस है, इसी को हम मेजर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। किससे मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे आप कहते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो 3 इंटू 10 टू द पावर कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। बट जब आप डेंसर मीडियम की बात करेंगे, ये किसमें है? ये वैक्यूम या फिर एयर मीडियम में है। एयर में थोड़ा सा माइनर चेंजिंग आती है, ठीक है, या फिर एयर मीडियम की बात आप करते हैं। बट जब आप ग्लास की या फिर डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो आप कहते हैं सर ये कम हो जाती है, ठीक है, ये थोड़ा लेस हो जाती है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब आप कहेंगे ये थोड़ा कम हो जाती है। एग्जैक्ट हम नहीं बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा कम हो जाती है जब ये रेयरर से किस में जाती है? डेंसर में जाती है, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग आ रही है ना, इसी को हम मेजर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप किससे शो करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप शो करते हैं म्यू से, ठीक है, या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे एन से शो किया रहता है। चलिए, हम म्यू से शो करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है? म्यू। जब आप म्यू की बात करेंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे कि सेकेंड मीडियम का फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि हम यहां लिखें म्यू, यहां 1 म्यू 2, तो इसका मतलब यह है कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो ये क्या हो जाता है? म्यू 2 अपॉन म्यू 1, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें कि अगर यहीं पे बात करें हम कि आप कहें कि ये जो म्यू है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन वी के। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर मीडियम डेंसर है, अगर मीडियम कैसा है? डेंसर है, तो जो हमारी म्यू की वैल्यू होगी ये भी क्या हो जाएगी? ये भी ज्यादा हो जाएगी। तो जब म्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो वी की वैल्यू क्या होगी? ये लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर डेंसर है तो म्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर म्यू ज्यादा होगा तो वी की वैल्यू क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी? वो लेस हो जाएगी। अगर वी को हम क्या मान रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। बट अगर हम बात करें रेयरर मीडियम का, रेयरर मीडियम का, तो अगर रेयरर मीडियम है तो इसमें क्या होगा? हमारा म्यू क्या होगा? ये कम होगा, तो वी की वैल्यू क्या होगी? ये ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं हम जो रिलेशन देख रहे हैं, हम जो रिलेशन देख रहे हैं म्यू और वी का, वी के बीच में, वो कैसा रिलेशन है? वो इनवर्सली रिलेशन है। वो कैसा है? वो इनवर्सली रिलेशन है। इट मींस अगर ये कम हो रहा है तो ये ज्यादा हो रहा है, और ये ज्यादा हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो फिर यहां से हम कहेंगे v1 अपॉन v2, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको देता है, सपोज दैट कि उसने आपसे कहा, ठीक है, कि v1 क्या है? v1, सपोज उसने आपसे कहा कि v1 क्या है? लाइट की स्पीड इन वैक्यूम है, तो कितना होता है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और v2 क्या कहा उसने? इसने कहा कि v2 क्या है? डेंसर में लाइट की स्पीड है, और डेंसर में लाइट की स्पीड कितनी? आपसे बोला कि 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे फाइंड करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ऐसे फाइंड करेंगे, आप रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू किसकी? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, फिर आप रखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यहां कैंसिल हो गया, 10 पावर 8 10 पावर 8 कैंसिल हो गया, और ये 1.5 टू जा 3, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 2 आ गया।
तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और यहां पे v दे दिया, तो यहां पे आपसे उसने पूछ लिया कि आप बताइए कि vg, मान लीजिए कि ये स्पीड है किसमें, ये डेंसर मीडियम में स्पीड है, नहीं v नहीं रहेगा वहां पे v नहीं रहेगा, ठीक है। यहां मान लीजिए कि मीडियम में आपसे पूछ लिया, किसी मीडियम का दे दिया, मान लीजिए डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में उसने आपसे वेलोसिटी पूछ लिया, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे और यहां पे लाइट की स्पीड की वैल्यू या जो वैक्यूम में रहेगा, फिर उसके बाद आप इस फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है, तो आप यहां से दूसरे मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन हमारा यहीं तक था एंड मैंने कोशिश किया है कि मैं शॉर्ट में ही बहुत सारी चीज़ों को कवर कर दूं। एक तरह का ये आपका रिवीजन पोर्शन था, एक तरह से आपका रिवीजन का पोर्शन ये था एंड अब आप लोगों को शॉर्ट में, अगर नेक्स्ट वीडियो आती है तो उसमें शॉर्ट में जो भी क्वेश्चन MCQ टाइप के क्वेश्चन बनेंगे पेपर के लिए वो हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है।